हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपन देख रहे थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक का टॉपिक। आव्यूह और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण निकाय हमने देख लिया था। आज अपन चालू करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का टॉपिक। तो उस टॉपिक में पहले क्या करते हैं, अपन सारणिक के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। सारणिक के कुछ गुणधर्म हैं। सबसे पहले देखो सारणिक होती क्या है। सारणिक के बारे में बात करें तो सारणिक क्या चीज है? किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह को किसी संख्या से संबद्ध किया जाता है जो कि उसका सारणिक कहलाती है। उसका सारणिक कहलाती है। देखो हमेशा किसका निकलेगा? वर्ग आव्यूह का। सारणिक हमेशा किसका निकाला जाता है? वर्ग आव्यूह का। वर्ग आव्यूह के अलावा किसी भी आव्यूह का सारणिक नहीं निकलता है। अब देखो सारणिक का पहला गुणधर्म देख लेते हैं अपन। गुणधर्म है उनमें, देखो पहला गुणधर्म क्या है? कोई मैट्रिक्स है ए, उसका सारणिक ऐसे डिनोट करते हैं, किसके बराबर होगा? उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सारणिक के बराबर होता है। यानी किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान क्या होगा? वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा देखें, यदि किन्हीं दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदल दें, आपस में बदलने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ बदल दिया जाए या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ बदल दिया जाए तो क्या होता है? कोई धनात्मक मान है उसका तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। यानी जो सारणी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई सारणी दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, क्या करें? इन दोनों को आपस में बदल दें तो क्या हो जाएगा? डी ई एफ और ए बी सी जी एच आई। तो इसका जितना मान है उसका ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। यानी कि किसके बराबर होगा? नेगेटिव लग जाएगा इसके साथ में। दो कॉलम है, पहला और दूसरे को हमने आपस में इंटरचेंज किया है तो क्या हो गया? माइनस लग गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। देखो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई सारणी दी हुई हो हमें, देखो जिसमें ऐसे दे रखा हो a11 प्लस b11, a21 प्लस b21, a12 a22, इस तरह से दे रखा हो। किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर क्या हो, यानी दो पदों का योग दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको दो अलग अलग सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? a11 a21 a12 a22,
प्लस इसमें जो दूसरे एलिमेंट है उनको लिख देंगे B11, B21, A12 और A22, ऐसे दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। चाहे वो कॉलम में दिए हों चाहे वो रो में दिए हो, रो में दिए हों तब भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ही अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, रो में दिए हो तब क्या करेंगे, A11 प्लस B11 दिया हो, A12 प्लस B12 दिया हो, A21 दिया हो, A22 दिया हो। जैसे इसमें अलग अलग किए वैसे इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा A11, A21, A12, A22 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा B11, B12, A21 और A22, ऐसे अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, अगर सारणिक में अगर कितने भी n क्रॉस n की सारणिक दे रखी हो, उसमें एक कॉलम आइडेंटिकली किसी दूसरे कॉलम के बराबर हो जाए, यानी इसमें A1 है, A2 है, A3 है, AN है, यहाँ भी क्या आ जाए A1, A2, A3, AN आ जाए, बाकी के कॉलम चाहे कुछ भी रहे, इस सारणी का मान हमेशा कितना आएगा, 0। यानी कहने का मतलब क्या है, दो कॉलम या तो सेम टू सेम हो जाए या क्या हो, एक दूसरे के गुणज। जैसे यहाँ पे क्या आ जाए 2 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाए, 3 से हो क्या आ जाए, तो भी क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रो के लिए भी यही सेम अप्लाई होगा, कॉलम के लिए देखा है, स्तंभों के लिए देखा है, यही क्या रहेगा, रोज के लिए भी रहेगा। जैसे दो पंक्तियां सेम हो जाए, A1, A2, A3, A4, AN, यहाँ पे कोई पंक्ति हो, यहाँ पे कोई पंक्ति हो, फिर नीचे फिर से यही आ जाए A1, A2, A3, A4, AN, नीचे और भी पंक्तियां चलती रहे, n क्रॉस n में हो। अब देखो ये क्या है, A3, दो सेम होगी, या फिर ये किसी के मल्टीपल में हो, जैसे MA1, MA2, MA3, MA4, MAN, किसी गुणज रूप में हो, तब भी इसका मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। आगे देखो एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। अगर कोई सारणिक है, उसमें क्या है, कोई रो है, जैसे ये रो दे रखी है, इसमें MA1, MA2, ऐसे ही कहाँ तक है, MAN तक, ऊपर और रोज भी दे रखी हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक रो में अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, पूरी सारणिक उससे गुणा हो जाएगी। ये रो सेम टू सेम, ये जो थी वो क्या आ जाएगी, A1, A2, AN, बाकी के रोज ऐसे कैसे रह जाएगी। इसी प्रकार अगर बाहर कोई संख्या है तो उसको अंदर गुणा करवा सकते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम से गुणा, पूरी सारणिक से गुणा नहीं होगी। मैट्रिक्स में ये होता है कि बाहर किसी एलिमेंट को रखा हुआ है, उसको अगर अंदर लेके जाते हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है। ऐसे कॉमन लेने पे भी क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। सारणिक में क्या है, केवल एक रो से होना चाहिए या फिर एक कॉलम से आना चाहिए। कॉमन भी आ सकता है, वैसे ही अंदर जाके गुणा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने देखी। इसके बाद देखो, आप देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, और एक सारणिक दे रखा है जिसका मान 0 है, तो A, B और C में रिलेशन पूछ रखा है, क्या होगा। तो देखो इसके अंदर रिलेशन देखें, सारणिक क्या दिया हुआ है अपने को, A, B, C, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस A क्यूब, 1 प्लस B क्यूब, 1 प्लस C क्यूब, इसका मान कितना दिया हुआ है, 0। अब देखो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके हिसाब से इसको अलग अलग दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, A B C, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, 1 1 1 प्लस, इस बार ये वाला आ जाएगा A B C, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0। अब देखो इसमें ये दो कॉलम सेम टू सेम हो गए, सेम होने पे क्या होता है, मान 0 हो जाता है। इस सारणिक का मान तो क्या हो गया, 0। इधर वाले को देखें तो क्या आ जाएगा, केवल ये एक सारणिक बची, इसका मान तो हो गया 0। अब देखो इसका सीधा सीधा मान निकाल ले, या फिर क्या करें, इसमें क्या कर देते हैं, R2 को चेंज कर देंगे किसमें, R2 माइनस R1 में, ऐसे ही R3 को चेंज कर देंगे किसमें, R3 माइनस
R1 में, तो क्या आ जाएगा इसमें a क्यूब 1, यहाँ क्या आएगा b माइनस a, b क्यूब माइनस a क्यूब, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही R3 में से R1 घटा रहे हैं तो c माइनस a, यहाँ क्या आ जाएगा c क्यूब माइनस a क्यूब, और यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है अपने को इसका मान। अब देखो क्या करें, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको इस कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार करें, तो देखो दो एलिमेंट 0 है, केवल इसके लिए होगा, तो इसके लिए प्रसार करें तो क्या आ जाएगा 1 के साथ अंदर कुछ भी गुना में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 का। अंदर देखें तो देखो ये दोनों इससे गुना होंगे और ये इससे गुना होगा, चाहे तो इससे पहले यहां से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। देखो क्या बना अपने पास a b माइनस a c माइनस a, यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या था a क्यूब, यहाँ पे था b क्यूब माइनस a क्यूब, c क्यूब माइनस a क्यूब, 1 0 0 इक्वल टू क्या था 0 था। तो इसमें क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आगे यहां से b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, b क्यूब माइनस ए क्यूब है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखो b क्यूब माइनस ए क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है b माइनस ए, एक तो ये होता है, एक गुणनखंड क्या हो जाता है b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो b माइनस ए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, b माइनस ए ये रहा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो क्या आ गया b माइनस ए कॉमन आ गया। ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा c माइनस ए बी क्या आ जाएगा कॉमन, बचा क्या a, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या बचा a क्यूब, यहाँ पे क्या बच जाएगा वो वाला फैक्टर b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ऐसे इसमें क्या बच जाएगा c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 0 0, ये आ गया इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0। अब देखो अब इसके सापेक्ष प्रसार कर ले, तो ये क्या है बाहर तो क्या पड़ा है b माइनस ए सी माइनस ए, इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, बाकी दो के कॉरस्पॉन्डिंग 0 इसके सापेक्ष करेंगे पहले ये, तो क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस करके ये वाला बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसमें माइनस से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास b माइनस ए सी माइनस ए पड़ी है, b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ से क्या करूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक जगह लिख लेता हूँ, प्लस ए सी माइनस ए बी को एक जगह लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, ये क्या बन जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी, और यहाँ से क्या होगा a कॉमन आ गया, तो क्या बचा c माइनस बी इक्वल टू में 0। अब देखो b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ से क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ से क्या कॉमन आया c माइनस बी, और साथ में क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। b माइनस ए सी माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखो इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं a माइनस बी, फिर क्या है इसमें से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस सी और c माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये तीनों एलिमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकते, केवल क्या बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या सिद्ध कर देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखो दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अधिकतम पूर्णांक को दर्शाता है, और x की वैल्यू क्या दी है -1 से 0 के बीच में, 0 से 1 और 1 से 2, तो इस सारणी का मान निकालना है। देखो अधिकतम पूर्णांक फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 2.5 लिखी, तो इसमें बड़े से बड़ा पूर्णांक क्या है 2,
तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा 2 के। 3.8 लिखा तो इसका मान किसके बराबर आएगा 3 के। 5.0005 लिख दिया तो इसका मान किसके बराबर आएगा 5 के। ऐसे मान लो मैं लिख दूं 6.9999, कितनी बार भी लिख दूं 7 तक नहीं पहुंचा है तो पीछे वाला पूर्णांक रहेगा कितना 6। यही बात अगर नेगेटिव में करें तो -7.25 लिखा हुआ है तो यहां जो माइनस में उससे जस्ट पीछे वाला ले लेंगे -8, ठीक है। -2.79 ऐसे लिखा हुआ कितना हो जाएगा -2 से जस्ट पीछे वाला -3। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना आएगा उसमें -3, इसमें -8, 6, 5, 3, 2। इसको ऐसे याद नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पे देख सकते हैं। कैसे, ये मान लो 0 है, इसके आगे लिखो 2.5 लिखा 2.5, इससे जस्ट पीछे की साइड में बाएं हाथ की तरफ देखो पूर्णांक संख्या कौन सी आएगी, यहाँ 2 आएगा यहाँ 3 आएगा, कौन सा आ रहा है 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही नेगेटिव वालों की बात करें तो कितना आ रहा है -7.25 यहाँ पे है। अब यहाँ से देखो -1 -2 ऐसी ही संख्याएं होती हैं, यहाँ पे आएगा -7, यहाँ पे कितना आएगा -8, तो -7.25 से जस्ट बाईं तरफ कौन सा आया -8, तो वैल्यू कितनी हो गई -8। ऐसे -2.79 तो यहाँ कहीं आएगा, उससे जस्ट बाईं तरफ कौन सा होगा -3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ऐसे याद नहीं रहे, नहीं निकाल पाए तो क्या करें संख्या रेखा पे उनको डिनोट करो, उनसे जस्ट बाईं तरफ जो पूर्णांक है वही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा, किसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। अब देखो अपन ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व करके देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 के बराबर नहीं है, लेस देन 0 है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। अब इनके बीच में कोई भी संख्या रख लो, उसके जस्ट बाईं तरफ क्या आएगा, हमेशा -1 रहेगा। जैसे संख्या रेखा मैं बना रहा हूं, ये क्या है संख्या रेखा, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा, -1 के बराबर हो रहा है, -1 के बराबर हो जाएगा। कोई भी पूर्णांक होगा तो अधिकतम पूर्णांक को खुद संख्या आ जाएगी, तो -1 खुद हो जाएगा। लेकिन अगर यहां कहीं है इनके बीच में, तो उससे जस्ट बाईं तरफ पूर्णांक संख्या कौन सी है -1, 0 के बराबर तो जा नहीं रहा है, तो 0 वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ऐसे देखें किसके लिए, y के लिए, y का मान कितना दिया है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1, 1 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर हो रहा है, यानी यहां से चालू हो रहा है लेकिन 1 से पहले पहले तक, ये 1 है इससे पहले पहले तक, तो बाईं तरफ पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी 0। 1 के बराबर चला जाता तो वैल्यू 1 भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 से पीछे लेकिन 0 के बराबर तक है, तो पूर्णांक संख्या कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 0। ऐसे ही z की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है, 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 2, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब ये तीनों मान क्या करें, इस सारणिक में रख देंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। सारणिक में रखें, इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी -1, तो -1 प्लस 1, -1 y की वैल्यू कितनी 0, 0 प्लस 1 0, 1 1 और 1 प्लस 1, इस सारणी का मान निकालना है। तो देखो ये क्या हो गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0, -1 यहाँ पे कितना है 0 1 0 1 1 2। इसको सॉल्व करें, पहली रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 के 0 सीधा तीसरे के सापेक्ष करते हैं, 0 है तो इनके सापेक्ष करने का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। देखो हमेशा हमें किसी सारणी को एक्सपेंड करना हो, सारणी का मान निकालना हो, तो उस रो या उस कॉलम के सापेक्ष करो जिसमें क्या हो 2 0 आ रहे हो, क्योंकि केवल एक एलिमेंट बचेगा, ज्यादा से ज्यादा जिसमें 0 आते हैं उसी के सापेक्ष क्या करते हैं अपन प्रसार करते हैं। इसके सापेक्ष करेंगे क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, 0 माइनस ये वाला 0 माइनस -1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई -1 कितना हो जाएगा +1, तो आंसर कितना आ गया 1। अब 1 वैल्यू किसकी है, इसने देखो इनके रूप में दिया हुआ है, 1 वैल्यू किसकी आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर z की, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर z। ऐसे सॉल्यूशन करना था इसका, सीधा सा क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन, यदि एक n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हो तो सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए का मान कितना होगा। देखो सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए का मान कितना होता है, सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए का मान होता है सारणिक ए की पावर n-1, ये मान होता है सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए का। हमसे पूछा हुआ क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट
ए, इसकी सारणिक का मान कितना होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्या मान लेता हूँ, एक सारणिक बी मान लेता हूँ। ये क्या हो गया, सारणिक ऑफ एडजॉइंट बी। ये डेफिनेशन लगाऊं तो सारणिक ऑफ एडजॉइंट बी का मान कितना हो जाएगा, सारणिक ऑफ बी का पावर n-1। n क्रम की है तो n-1 आता है। ए जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये आ गया। बी का मान वापस रख दूं तो क्या जाएगा, सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए। यहां पे क्या जाएगा, सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी पावर n-1 आ गई। सारणिक ऑफ एडजॉइंट ए का मान ये रहा अपने पास, ये रख दें, सारणिक ऑफ ए की पावर n-1, और इसके बाहर भी क्या पड़ा है अपने पास, n-1। तो पावर की पावर क्या होती है, गुणा, यानी n-1 किससे गुणा हो जाएगा, n-1 से। तो n-1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर। क्या आ गया, सारणिक ए की पावर n-1 और उसका भी स्क्वायर। क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सारणिक ए की पावर n-1 और उसका स्क्वायर। देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसमें अपन क्या कर सकते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एबीसी किसी हरात्मक श्रेणी में है और उसके कौन से पी, क्यू और आर वे पद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पी, क्यू और आर, पी का मान ले लेते हैं पहला पद, क्यू का मान ले लेते हैं दूसरा पद, आर का मान ले लेते हैं तीसरा पद। ए, बी और सी ये भी तीन एलिमेंट मान लेते हैं किसमें, हरात्मक श्रेणी में। देखो ऑप्शन देखते हैं, एबीसी दिया हुआ है, एबीसी का स्क्वायर दिया हुआ है, 1 और 0 दिया हुआ है। 1, 0 और एबीसी का स्क्वायर ये है। तो हम क्या करें, किसी ऐसी हरात्मक श्रेणी को मान सकते हैं जिसमें क्या हो, वैल्यू इनकी अलग अलग आए, या फिर क्या कर लें, सबसे आसान तो होता है क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या मान ले, 1। तीनों एक ही अवयव मान ले। ये क्या होता है, ये हरात्मक श्रेणी भी होती है, ये समांतर श्रेणी भी होती है, गुणोत्तर श्रेणी भी होती है। हरात्मक श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए इसमें क्या हो जाएगा, सार्वअंतर का मान 0, उसके लिए गुणोत्तर श्रेणी के लिए सार्वनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1। तो बराबर मान के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया टाइम बचाने का तरीका यही है। तो क्या करें, a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान के देख लेते हैं एक बार। अगर अपना आंसर मिल जाए तो ठीक है, वरना दूसरी हरात्मक श्रेणी मान लेंगे। तो देखें इसको क्या आएगा, अगर इसके अंदर मान रखूं तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 कितना 1, ऐसे ये भी 1, ये भी कितना आ जाएगा 1। p इंटू बी सी, b इंटू सी का मान 1, p से गुणा करूंगा 1, प्लस q इंटू सी ए, क्यू का मान 2, सी ए का मान 1, ये कितना आ गया 2, आर का मान 3, ए बी का मान 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इनमें से किन्हीं भी दो को गुणा करो क्या आएगा, हमेशा 1। ये आ गया पी बी सी प्लस क्यू सी ए प्लस आर ए बी, इनका मान रखें तो पी, ये यही है सेम टू सेम, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पी प्लस क्यू प्लस आर 1 प्लस 2 प्लस 3, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये वाली टर्म यानी कि ये 1 प्लस 1 प्लस 1, पी प्लस क्यू प्लस आर ये वाला 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3। इस सारणी का मान निकाल के देख लेते हैं, तो क्या आएगा, ये आ गया 3 6 3, ये आ गया कितना 6, ये कितना आ गया 14, ये 6, ये 3 6 और 3। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये दो क्या हो गए, कॉलम सेम आ गए। जब भी दो कॉलम सेम हो जाए सारणी का मान कितना होता है, हमेशा 0। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। यही हमें निकालना था, आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर इससे सोल्व नहीं होता है तो हम इनका मान थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे हरात्मक श्रेणी में मानना था, तो हरात्मक श्रेणी में हम क्या मान सकते हैं, a बराबर मान लेते हैं 1, b बराबर मान लेते हैं 1/2, c बराबर क्या मान लेंगे 1/3। क्यों, क्योंकि इनका व्युत्क्रम किस श्रेणी में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में। तो व्युत्क्रम करें तो 1, 2 और 3 आते हैं, जो क्या है समांतर श्रेणी में। सार्वअंतर कितना है इनका 1, तो ये क्या हो जाएगी, एक हरात्मक श्रेणी। ये मान के इसको सोल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, देखो एक सारणिक दी हुई है, उसका मान पूछा हुआ है। देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी चर्चा करें पहले, या फिर इसको चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सोल्व करें तो इसमें क्या होगा, इसके सापेक्ष प्रसार करें, क्या आएगा 1, अंदर क्या रहेगा, ये इससे गुणा होगा 1 माइनस ये वाला इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा
log वाई जेड इंटू log जेड वाई, फिर लगता है माइनस, फिर ये वाला आएगा माइनस log x और यहाँ पे क्या है y, अंदर क्या आ जाएगा ये इससे गुना log y x, y बेस में x आ गया, फिर ये इससे तो log zx इंटू log yz प्लस तीसरा क्या आएगा log xz के सापेक्ष प्रसार करेंगे log xz, तो ये दोनों गुना होंगे log y x log z y माइनस log z x, ये आ गया। देखो अब देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log में ये दिया हुआ है log a b log b c, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा सीधा log a और c, ये इसके बराबर होता है। या फिर इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln या फिर log बेस e b अपॉन log बेस e a, इनटू में ये क्या आ जाएगा log बेस e c अपॉन log बेस e b, तो b से b कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा। इसको वापस उस रूप में लिख देंगे log e c है अपॉन log e a है, ये किस रूप में लिखा जाएगा log c और बेस क्या आ जाएगा a, नीचे वाला बेस में जाता है और ऊपर वाला आगे लिखा जाता है, ये इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाले गुणधर्म यूज करके इसमें लगाएंगे, तो देखो पहले तो इसमें लगाएं तो z और z सेम हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, ये आ गया 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा देखो 1 है तो इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, सीधा ही लिख देते हैं इक्वल में 1 माइनस log z हट के क्या आ गया नीचे तो y, ऊपर क्या आ गया y, ये क्या आ जाएगा माइनस, इसको अंदर गुणा करवाएंगे, जैसे ही इसको इससे गुणा करवाएंगे देखो यहाँ पे भी y यहाँ पे y, क्या आ जाएगा log यहाँ पे x यहाँ पे भी x, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा log x y log z x और log y z, ये आ गया प्लस, इसको गुणा करवाएं इससे तो ये भी क्या आ जाएगा log x z log y x log z y माइनस, इसको इससे गुणा करवाएंगे, देखो z ऊपर है z यहाँ नीचे, तो क्या आ जाएगा log x और x। अब देखो log x z इसमें उल्टा है log x y, देखो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है log, अगर बेस और ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाए तो उसका मान कितना आ जाता है 1, ये वैल्यू ये मान 1 आएगा तो इसमें रखते हैं, देखो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू यहां निकाल रहा हूं 1 माइनस log y y, इसका मान कितना आ जाएगा 1, log x x इसका मान भी कितना आ जाएगा 1। अब देखो इनको सोल्व कर लें, यहाँ पे y आ रहा है यहाँ पे y आ रहा है, तो ये कट के क्या हो जाएगा प्लस log x और ऊपर क्या बच जाएगा z इंटू log z x, यहाँ पे क्या है ऐसे ही इसमें x z आ रहा है z y आ रहा है, तो क्या आ जाएगा प्लस log x ऊपर क्या चला जाएगा y इंटू log y और x माइनस log x इंटू x, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1, प्लस 1 से माइनस 1 गया, माइनस 1 कितना बच गया माइनस का 2। अब इनको सोल्व करें तो देखो इसका मान कितना आ जाएगा x z ऊपर z नीचे, तो इसका मान कितना आ जाएगा log x और x, ऐसे इसका मान भी कितना आ जाएगा y से y कैंसिल log x और x माइनस 1 माइनस 2, ये दोनों भी 1 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 मान कितना आ गया 0, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर कितना आ जाएगा 0। या फिर क्या करें यहीं पे इसको किस रूप में लिख लें, इस रूप में, ये वाला जो रूप लिखा हुआ है ना इस रूप में इसको यहीं पे लिख लें, फिर इनमें से कॉमन लेंगे, हर रो या हर कॉलम में से कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे और फिर अंदर क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस 1 1, ऐसी एक मैट्रिक्स ऐसी एक सारणी बन जाएगी
उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो वैसे सोल्व कर सकते हैं, चाहे इसको एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। देखो वो तरीका मैं कैसे बता रहा हूं, वो मैं ये बता रहा हूं, जैसे इसको हम क्या करें, इसको हम किस रूप में लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है, इसी सारणी को हम क्या करें, इसी सारणी को हम लिख लेते हैं, ये तो आ गया 1, इसको किस रूप में लिख लेंगे, log y अपॉन log x, log z अपॉन log x, यहां पे क्या आ जाएगा, log x अपॉन log y, 1 log z अपॉन log y। इन सब के बेस में क्या लगा होगा, e लगा दो या कोई भी संख्या लगा दो, सबके सेम लग जाएगी। तीसरा लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, log x बेस में e है, log z बेस में e है, यहां पे आ जाएगा log बेस में e y अपॉन log बेस में e z, और यहां पे कितना है 1, ये log x यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आया 1 अपॉन में log e x कॉमन आया, ऐसे यहां से y कॉमन आएगा, ऐसे यहां से z आएगा, तो नीचे log e x log e y log e z आ जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, log e x log e y log e z, ऐसे यहां पे क्या बचेगा, log e x log e y log e z, यहां पे भी क्या बच जाएगा, यही सेम, तो सब वापस कॉमन लेंगे ऊपर, इससे log x कॉमन आएगा, log y log z, इन तीनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर तो कुछ नहीं बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कॉलम सेम या रो सेम मान लो, तो मान कितना आ जाएगा 0। ABC 3 भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, तब इनका गुणनफल इकाई है, तो सारणी का मान कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो इसमें क्या करें, अगर ABC 3 भिन्न वास्तविक संख्याएं, तीनों का गुणनफल क्या है, इकाई, गुणनफल इकाई होने का मतलब क्या है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कितना है 1। अब देखो ये सारणी दी हुई है, इसमें नीचे वाली रो में 2 पदों का योग दे रखा है, तो इसको टुकड़ों में लिख लेंगे। टुकड़ों में कैसे लिखेंगे, इसी को देखो मैं यहां लिख रहा हूं, किस रूप में लिख देंगे इसको, a स्क्वायर और a क्यूब, b स्क्वायर और b क्यूब, c स्क्वायर और c क्यूब, ये आ गया। माइनस है तो यहाँ क्या करते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं, या फिर नीचे वाली रो में -1 लिख लेंगे, वो कॉमन आ जाएगा बाहर, एक ही बात है। यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1, ये आ गया। अब देखो इसमें से a कॉमन आ जाएगा, इसमें से b, इसमें से c कॉमन आएगा, तो a b c कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर माइनस। अब देखो मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो क्या आएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c, ये इसमें बदल गया, a b c है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, तो साइन वापस चेंज, माइनस का क्या जाएगा 1a स्क्वायर 1 1 1 है, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सारणी सेम हो गई, तो सारणी कॉमन आ जाएगी, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच गया a b c -1, आगे जो भी सारणी बची हुई है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, a b c का मान कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये 0 होते पूरी सारणी का मान कितना आ जाएगा 0। 0 से गुणा करेंगे किसी भी सारणी को तो क्या आ जाएगा 0, अंदर वाली सारणी को हमें सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, सारणी क्या आ रही है वैसे भी 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रही है, लेकिन इसको सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। a b c -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सारणी का मान कितना आ जाएगा 0। तो इसको ऐसे सोल्व करना था, प्रॉपर्टी लगानी थी, सीधा जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो दिया हुआ है हमें, a b c का गुणनफल कितना है 1, उसी को काम में लेके हमें इसका मान निकालना था। देखो आगे दे रखा है, एक सारणी दी हुई है इक्वल टू 0 कि दो अपूर्णांक मूल्यों का गुणनफल पूछा हुआ है। सारणी ये दी हुई है, इसको सीधा सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करें तो क्या होगा, x इसको इससे गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे -12 -2, उसके अंदर कितना आ जाएगा 3x -15 +5
5 के साथ में क्या आएगा, 4 × 12 माइनस 5x इक्वल टू 0 दे रखा है हमें। ये क्या आ जाएगा, x³ माइनस 12x माइनस 6x माइनस कितना हो जाएगा, +30 + 60 माइनस 25x बराबर 0। कितना आ जाएगा, x³ 12x माइनस 6x माइनस का 18x और माइनस 25x कितने हो जाएंगे, 43x। 60 और 30 कितने आ जाएंगे, प्लस के 90 बराबर 0। अब देखो इसके अपूर्णांक मूलों का गुणनखंड करना है हमें, 2 अपूर्णांक मूलों का गुणनफल निकालना है। तो हम क्या करें, इसके टुकड़े करते हैं। इसके टुकड़े करें तो देखो x का मान क्या रखें कि ये अपने पास है, इसको सेटिस्फाई कर जाए। एक मूल इसका अगर हमें मिल जाता है, इसका एक मूल मिलते हम क्या कर देंगे, इसके बाकी के मूलों का हम क्या कर लेंगे, जो होगा इसको 2 डिग्री में चेंज करके और फिर इसका मान निकाल लेंगे। देखो इसका एक मूल निकालें तो कितना आएगा, 2 रखें तो इसमें कितना आ जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आएगा, माइनस का 86 आ जाएगा। 2 नहीं होगा, इसमें रखें 3 रखें, जैसे इसमें 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 129 प्लस 90 कितना हुआ, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। माइनस में रख के देखें तो देखो इसको कर लेंगे, इसको करके देखेंगे तो देखो मान कितना आ जाएगा, इसका मान रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 215 और प्लस 90 तो कितना होगा, 12 9 21 125 215 हो जाएंगे। तो x माइनस 5 इसका क्या हो जाएगा, एक मूल। तो क्या रहा है, x बराबर 5 क्या रहा है, इसका एक x बराबर 5 क्या आ रहा है, इसका एक रूट आ रहा है, x माइनस 5 हो जाएगा और साथ में देखो क्या आएगा, x माइनस 5 को x³ बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5x² भी आएगा तो क्या करेंगे, प्लस 5x से गुणा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x² कैंसिल, माइनस का 25x लाना कितना है 43x, माइनस 18 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 43x और 18 से 5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 90 आ जाएंगे। देखो x माइनस 5 तो आ गया, इसने क्या पूछा है, अपूर्णांक मूलों का, लेकिन 5 तो मूर्णांक, 5 क्या है अपने पास, एक पूर्णांक होता है, 5 क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या है। हमें क्या पूछा हुआ है, अपूर्णांक मूलों का गुणनफल, तो ये तो पूर्णांक दे रहा है तो अपूर्णांक मूल यहीं से मिलेंगे। उनका गुणनफल पूछा हुआ है तो मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, यहाँ आने वाली संख्या के, यहाँ कितना आ रहा है -18, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 18। इसके गुणनखंड करने थे और वहीं पे अपना था क्या था, आंसर छिपा हुआ था। देखो समीसर समतल में एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसका सारणिक दे रखा है z के बराबर में और इसमें पूछा है रियल पार्ट ऑफ मोड z कितना होगा। देखो त्रिभुज है ABC तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, पाई, 180 डिग्री होता है। उसी बेस पे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। तो देखो उसी बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई। अब देखो z दिया हुआ, इसको सोल्व करते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रसार कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2 आयोटा, अंदर क्या आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो e की पावर 2 आयोटा b इंटू e की पावर 2 आयोटा c, माइनस गुणा करेंगे तो e की पावर माइनस आयोटा a इंटू e की पावर माइनस आयोटा a, माइनस e की पावर माइनस आयोटा c क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो e की पावर माइनस आयोटा c e की पावर 2 आयोटा c, माइनस e की पावर माइनस आयोटा b e की पावर माइनस आयोटा a, प्लस e की पावर माइनस आयोटा b, अंदर क्या जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा c e की पावर माइनस आयोटा a, माइनस e की पावर माइनस आयोटा b और e की पावर 2 आयोटा b, ये आ गया। इसको आगे सोल्व करें तो देखो इसको अंदर गुणा करें तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। देखो
पावर अगर बेस सेम है तो सारी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे अपन लिखते हैं ना 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 कितनी हो जाती है, 2 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे लिखते हैं। तो पावर होती है वो गुना, अगर सेम बेस है उनकी पावर है तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में, तो ये जुड़ जाएंगी। ये आ गया, इसको इससे गुणा करें, माइनस ए यहाँ पे कितना है, +2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि एक तरह से ये ऐसे आ गया, e की पावर 2 आयोटा ए माइनस आयोटा ए माइनस आयोटा ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना पड़ेगा, कितना बचेगा, e की पावर 0, मान कितना हो जाएगा 1। इसको अंदर गुणा करें, इसमें भी सेम कंडीशन, माइनस आयोटा सी 2 आयोटा सी, कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा सी प्लस 2 आयोटा सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा सी माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा ए। इसको देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस e की पावर माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा सी माइनस आयोटा ए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस आयोटा बी प्लस 2 आयोटा, ये आ गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई, अपने को दे रखा है, तो ये क्या होगा, e की पावर 2 आयोटा पाई, या फिर यूं लिख दें इसको, e की पावर आयोटा 2 पाई माइनस, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, ये भी क्या बचेगा, e की पावर 0, ये क्या बचेगा, प्लस e की पावर माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस आयोटा कॉमन, a प्लस बी प्लस सी माइनस, ये भी कितना आ जाएगा, e की पावर 0, तो कितना आ गया, e की पावर आयोटा 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मान तो 0 और कोस 2 पाई का मान कितना आ जाएगा 1, तो कितना मान आ गया 1, तो यही उसमें लिखेंगे, तो मान कितना आ गया 1, इसका मान 1 आ गया, इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, तो -1 प्लस, देखो वही e की पावर a प्लस बी प्लस सी है, तो इसका मान कितना होगा, पाई, e की पावर माइनस आयोटा पाई, e की पावर माइनस आयोटा पाई, e की पावर माइनस आयोटा पाई और माइनस प्लस e की पावर माइनस आयोटा पाई और -1, e की पावर 0 का मान कितना, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 कितना हो गया, माइनस के 2, e की पावर माइनस आयोटा पाई, इसका मान निकालें इसी रूप में, तो कितना आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस आयोटा पाई, इसका मान कितना होगा, कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई, साइन पाई का मान तो फिर से 0, कोस पाई का मान -1, तो इसका मान कितना आ गया, -1, तो कितना आ गया, -4, z का मान ही -4 आ रहा है, तो मोड z का मान भी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। रियल पार्ट पूछा है तो ये रियल संख्या ही है, तो इसका आंसर कितना आ गया 4, तो अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आज के लिए देखो इतने ही क्वेश्चन, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।